नमस्कार। ऑब्जर्वर ग्लोबल में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकारेश्वर पांडे। आज हॉर्मुज की खाड़ी फिर से खोल दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराची ने इस बात की घोषणा ट्विटर पे की कि वो अब हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया गया है व्यापारिक जहाज़ों के आवागमन के लिए। और हर प्रकार के जो ट्रेड रिलेटेड जो शिप्स हैं, जो जहाज़ हैं, वो आ और जा सकते हैं। इस खबर से दुनिया ने बड़ी राहत की सांस ली है और तमाम रिएक्शंस इस पे आए हैं कि ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि इसको लेके जो है पीस टॉक्स जो हैं पाकिस्तान में हुए थे 21 घंटे के, और वो नाकामयाब हुए थे। उसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को, जो वहाँ बातचीत के लिए आए थे, उनको वापस जाना पड़ा था खाली हाथ। और कहीं न कहीं ईरान अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा और अमेरिका भी अपने डिमांड्स को लेके अड़ा रहा था। सो इस वजह से वो पीस टॉक नहीं हो पाई। लेकिन उसी दरमियान ये खबर आई थी कि इज़राइल ने लेबनान पर हमले जो है जारी रखे हैं। और ये तब था जबकि अमेरिका ने सीज़ फायर अनाउंस कर रखा था कि हम इसमें 2 हफ्ते का सीज़ फायर कर रहे हैं, ताकि जो दोनों देशों के बीच में अमेरिका इज़राइल के साथ ईरान के बीच में बातचीत होती रहे। इज़राइल इसमें आनाकानी कर रहा था और उसने लेबनान पर इसलिए भी हमले जारी रखे क्योंकि उसका तर्क ये था कि ये ईरान के साथ समझौता है, लेबनान के साथ नहीं। लेकिन ईरान ने इसको इशू बना लिया कि ये सिर्फ ईरान के साथ नहीं, उसके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको वो समूह जो कहते हैं, समर्थक समूह जो देश हैं, उनके साथ भी ये हमला रुकना चाहिए और तभी हम सीज फायर को मुकम्मल मानेंगे। और इसको उसने एक कड़ी शर्त बना ली। इसके बाद काफ़ी बातचीत हुई, कई लेवल की, कई लेयर्स की बातचीत हुई। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के अनेक मुल्कों में बातचीत हुई। और जो एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही थीं, तो ग्लोबल एजेंसीज ने ये चेतावनी दी कि अगर इसी तरह से ये युद्ध नहीं रुका और हॉर्मुज की खाड़ी से तेलों का आवागमन शुरू नहीं हुआ, तो पूरे विश्व में जो है वो वैश्विक मंदी आ जाएगी और ग्लोबल रिसेशन होगा। तो ये एक दबाव था। तो इसको इसके बाद लेके, चूंकि जो महत्वपूर्ण शर्त थी ईरान की कि लेबनान को भी इस शांति समझौते का हिस्सा माना जाए और उस पे हमले बंद किए जाने चाहिए। इसके बाद पहली दफ़ा 34 सालों में पहली दफ़ा वाशिंगटन में अमेरिका की अगुवाई में इज़राइल और लेबनान के जो हैं उनके सरकारों के बीच में, उनके प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई। और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि लेबनान, आई विल मेक लेबनान ग्रेट अगेन। और उसके प्रेसिडेंट को उन्होंने रिस्पेक्टेड और बड़े अच्छे रिस्पेक्ट से उनको एड्रेस किया अपने सोशल मीडिया पे, ट्रुथ सोशल पे। और एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की कि वहाँ पर शांति आ जाए। हालांकि जो दोनों तीनों पक्ष हैं वो अपने अपने जो स्टैंड्स हैं उस पर अभी भी कायम है। अमेरिका कहता है कि वो अभी भी नवल ब्लॉकेड जो है वो ईरान का जारी रखेगा। और उसने इस बीच में 6,000 सैनिक भी भेजे हैं, जिससे ईरान में ये संदेह पैदा हो रहा है कि क्या वहाँ पर अमेरिका जो है वो लैंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पहले से उसके काफ़ी फोर्सेस मौजूद हैं। तो अटैक भले ही रुक गया, क्या ये सीज फायर का वक्त उस पर दोबारा हमले के लिए होगा? तो वहाँ उसने भी अपनी तरफ से ये डिक्लेयर किया है कि अगर लड़ाई होगी तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार है, चाहे वो ज़मीन पे हो या कहीं पर भी हो। इज़राइल ने अपनी शर्तें रखी कि हमने जहाँ तक हिजबुल्लाह का खात्मा करना था, वहाँ उसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख का हमने सफाया कर दिया है। और जो इलाके हमारे कब्जे में थे और उसके आगे भी उसने उस पर कब्जा बरकरार रखा है। ये बात जब लेबनान से इजराइल की बातचीत हुई, तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री का ही कहना है, उनके अपने ट्वीट में है कि लेबनान ने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि युद्ध के पहले जो स्थितियां थीं, जिस जगह पर इजराइल खड़ा था, वो वहां पर वापस जाए और वो उन इलाकों को खाली कर दे जहां पर उसने आगे बढ़ के और उसको कैप्चर किया है। दूसरी क्लियर डिमांड लेबनान की थी कि क्वाइट फॉर क्वाइट हो, यानी शांति के लिए शांति हो। शांति अगर हमारी तरफ से है तो आपकी तरफ से भी कोई अटैक ना हो। ये 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, जिस पे बाई एंड लार्ज इजराइल ने
जो है वो अपना स्टैंड बरकरार रखते हुए ये कहा है कि वो शांति के लिए तैयार है और लेबनान के साथ इतने लंबे अरसे के बाद जो सीधी बातचीत हो रही है उसको लेके वो आशान्वित है। तो ये एक पॉजिटिव रुख इज़राइल ने भी दिखाया है जिससे लगा कि वहाँ पर शांति आ सकती है। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या ये कितने समय तक सीज़ फायर चलेगा? क्या फिर लड़ाई दोबारा भड़केगी? क्या जो हॉर्मुज़ जो है वो जो खुला है उसके पीछे सिर्फ़ अमेरिका और ये बातें हैं या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हॉर्मुज़ को बंद करने से जितना नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान दुनिया के तमाम देशों को हो रहा था, चीन को हो रहा था और तमाम छोटे-छोटे देशों में महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी, गैस की किल्लत होने लगी थी, तेल की किल्लत होने लगी थी। इस वजह से ईरान को ये लगा कि हमारी लड़ाई अमेरिका से है, इज़राइल से है, लेकिन दुनिया के देश अगर परेशान होंगे तो वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने अलग से 40 देशों का एक कॉन्फ्रेंस पेरिस में किया और उसमें भी हॉर्मुज़ की खाड़ी को खोलने के सवाल पर और वहाँ शांति स्थापित करने के सवाल पे समग्र रूप से बातचीत हुई। तो सिर्फ पाकिस्तान का ही प्रयास नहीं था, दुनिया के अन्य देश भी प्रयास कर रहे थे। कुछ 4 छोटे मुल्कों ने भी जैसे सिंगापुर ने, फिजी ने, माल्टा ने और एक और अफ्रीकी कंट्री ने, उनने बात की, यूएन में रखा कि हमारे जो छोटे देशों के हित हैं वो बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होने से और चूंकि वहाँ से तेल ही नहीं अन्य तरह के भी जो सामान जो व्यापारिक जो जहाज आ रहे थे उनका आवागमन रुक गया है, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं यूएन पे उसका भी दबाव पड़ा। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड में सबसे पहले ये रियलाइजेशन कहीं न कहीं आया, अमेरिका में भी आया, ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो अमेरिका में हुआ कि क्या वो वेनेजुएला की तरह किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को यूं ही उठा लेंगे, जैसे उन्होंने मादुरो को उठा लिया और क्या उसके बाद उस देश के उस पे सत्ता पे उनका नियंत्रण हो जाएगा और इस ज़रिए वहाँ की इकोनॉमी पे नियंत्रण हो जाएगा। ये वेनेजुएला के बाद ईरान में इस तरह का प्रयोग करने की कोशिश जो है वो कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई। उन्होंने बहुत गंभीर चेतावनियाँ भी दी कि एक सिविलाइजेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा और हम पूरी तरह से पाषाण युग में ईरान को पहुँचा देंगे। इसके बावजूद और जबकि पहले दौर में ही उन्होंने ईरान के जो प्रमुख थे अयतुल्ला ख़ुमैनी उनका सफाया कर दिया, उनके पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया, बावजूद इसके ईरान टिका रहा। ईरान के टिके होने की वजह ये नहीं है कि ईरान की मिलिट्री अमेरिका से बड़ी हो गई है या उससे ज़्यादा ताकतवर है। ईरान ने जो रेसिस्टेंस दिखाया उसके पीछे वो फैक्ट्स थे, वो तथ्य थे जिसके आधार पर वो टिका रहा और ईरान की जनता ने पूरी तरह से जो भी आईआरजीसी के वो हैं उनका साथ दिया। और आप देखिए कि किस तरह से उसने स्ट्रेटजी बनाई कि ये लड़ाई तमाम उसके ठिकानों पर हमले हुए, कम से कम 86,000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर दिया गया। ये इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट है, आईआरसी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इससे ज़्यादा हज़ारों लोग मारे गए। बावजूद उसके वहाँ की आवाम टिकी रही, वहाँ की सेना जो है वो टिकी रही और बीच-बीच में उसने ये भी दिखाया कि उसने जो मिसाइल सिटी बना रखी है अंडरग्राउंड और जो उसमें वार प्लेन्स भी छुपा रखे हैं, अभी तो उसका इस्तेमाल पूरी तरह नहीं हुआ। और ये भी खबर नहीं आई कि क्या ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है? क्या एनरिच्ड ईरान के जो वो हैं यूरेनियम है उसका सफाया हो गया है? क्योंकि आईएईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी जिसमें ये कहा गया हो कि वहाँ पे रेडिएशन फैला हो, तो उसके सबूत नहीं आए। अब अमेरिका ये कहता है कि उसके बी-52 बॉम्बर्स ने जो पहाड़ियों पे बॉम्ब गिराया है, उसमें वो डस्ट में दब गए हैं, छुप गए हैं। तो अब लेकिन जो बात हो रही है, अमेरिका वही कह रहा है कि वहाँ जो डस्ट में भी हैं, वो डस्ट हमें चाहिए। वो न्यूक्लियर डील के तहत उनको डस्ट चाहिए।
खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये भी आईं जो अपुष्ट थीं, पूरी तरह अपुष्ट थीं कि अमेरिका ये भी ऑफ़र कर रहा है कि उसके लिए हम $20 बिलियन देंगे ईरान को और उसको लेंगे। बाद में अमेरिका ने इसको डिनाई भी किया कि नहीं, हम किसी डस्ट के लिए कोई पेमेंट देने लेने की बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें। तो ये बात ईरान के परमाणु उस पे एनरिचमेंट की फैसिलिटी उसको करने न करने देने पे एक बड़ा सवाल रुका हुआ है। ईरान उसी तरह उसने अपनी शर्तें दे रखी हैं कि अब दोबारा हमारे यहाँ हमला नहीं होना चाहिए ईरान पर, और हमारी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको हम पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी शर्तें, इसके साथ साथ उसकी शर्तें ये भी है कि उस पे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो एसेट्स हैं उसके फ्रीज कर दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड ईरान के। तो उसकी वजह से उसकी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत पंगु हो चुकी है। तो उसकी शर्त वो भी है। उसकी शर्त ये भी थी कि भाई जो अदर कंट्रीज हैं रीजन के, जो ईरान के समर्थक देश हैं, जैसे लेबनान है, मेजर कंट्री वही है, या हूती है यमन के हैं, इन पे हमले न किए जाएं। तो हूती और यमन पे तो हमले नहीं, लेबनान पे हो रहे थे। वो आज जो है उसके बारे में ये क्लैरिटी आई और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है दोनों तरफ से, लेबनान की तरफ से भी, इजराइल के भी तरफ से, कि भाई उन्होंने सीज फायर एक तरह से मान लिया है कि अब उस पर अटैक नहीं होगा। तो पूरे विश्व को इससे जो है वो राहत की सांस एक तरह की जो है वो मिल सकती है इस आज के इस कदम के बाद। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को ईरान में जाके मिला क्या? ईरान में 40 दिनों का युद्ध हुआ और पहली दफ़ा ये खबरें भी आई कि अमेरिकन F-35 जिसको अजेय माना जाता था, उन एयरक्राफ्ट्स पे भी हमले हुए। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट करियर जो थे, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या फोर्ड हो, उस पे हमले की खबर आई। अब वो कितना डैमेज हुआ या नहीं हुआ ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ हुआ। और जिस तरह से ईरान ने लगातार हमले जारी रखे, उसमें जो खाड़ी के जो देश हैं, जो ख़ास तौर से वहाँ जो बेसिस थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जहाँ पर अमेरिका के बेसिस थे, और जो वहाँ इसलिए बनाए गए थे कि वो एक तरह से इज़राइल को सुरक्षा दें और ईरान को घेरे रखें। उन सभी कंट्रीज़ पे ईरान ने अटैक किया और वहाँ से अमेरिका को अपने नागरिकों को वापस बुलाना पड़ा। 60,000 से ज़्यादा उसके नागरिक वहाँ से खाड़ी से वापस बुलाए गए। सीरिया जैसे देश से अमेरिका को अपनी सेना भी वापस बुलानी पड़ी। तो ये इन इन परिस्थितियों में दूसरी एक और अहम बात ये है कि अमेरिका ने जब लड़ाई के लिए एक वन साइडेड लड़ाई करने की कोशिश की, ईरान पर अटैक करने की, तो उसके साथ कोई नहीं आया। इज़राइल ने भी अमेरिका का साथ दिया। ये इज़राइल नहीं कहता कि हमने युद्ध के लिए उकसाया या अब उन्होंने, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बार खुद कहा था कि नहीं, इज़राइल का प्रेशर नहीं था, इट माइट बी मैंने ही कुछ किया। तो ये इस तरह से उन्होंने अपने आप जो है वो युद्ध की शुरुआत की। अब इसमें दुनिया के जो मुल्क हैं उनमें से कोई साथ देने नहीं आया, क्योंकि ये लड़ाई फैक्ट बेस्ड नहीं हो रही थी। जो ईरान पर आरोप लगाए जा रहे थे, अगर उन आरोपों में सच्चाई थी तो 2015 से लेके जो बातचीत चल रही थी, जिसमें P5 कंट्रीज शामिल थे, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट 5 कंट्रीज जो हैं वो बड़े पावरफुल कंट्री हैं, और वो उसमें शामिल थे उस बातचीत में। वो हम ईरान को प्रेशर में डालते अगर उनके थ्रू वो बातचीत होती। उसको COPOA कहते हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल प्लान ऑफ एक्शन। तो वो अमेरिका अचानक उससे पीछे हट गया था और उसने वन साइडेड जो है प्रयास किया कि ये जो हम उसके ऊपर एक्शन कर लेंगे और शायद वेनेजुएला की तरह होगा, वहाँ हमारे द्वारा। उन्होंने खुद खुल के कहा भी था, पहले तो वहाँ के नागरिकों को भी कहा कि आप आइए और सत्ता ले लीजिए, क्योंकि अयातुल्ला खोमैनी जा चुके हैं। कोई नहीं आया, उस पर आंदोलन नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि जो अगला नेता बनेगा वो मेरी चॉइस से बनेगा, वो भी नहीं हुआ। जब उन्होंने हारमुज की खाड़ी जब ईरान ने बंद की, जब एक तरह से दुनिया का जो कार्डियक अरेस्ट है एक तरह से कर लिया, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि नहीं, इसको खोलने के लिए इसको सभी मुल्क जो हैं, यूरोप और दूसरे देश साथ आए। ब्रिटेन से बड़ी उनकी नाराजगी थी, फ्रांस से उनकी नाराजगी थी कि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट करियर नहीं भेजा, अपनी सेनाएं नहीं भेजी। और इन दोनों देशों का स्पष्ट रूप से तर्क था कि ये लड़ाई हमारी नहीं है
और ये इस लड़ाई के पक्ष में हम नहीं हैं, तो इसलिए आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए। जो ब्लॉकेट करने के लिए भी उन्होंने कहा, ये भी लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारा तो 1 या 2% ऑयल ईरान से आता है, बाकी सारे देशों का आता है, आप लोग जाइए अपना उसको खोलिए। उस पे भी कोई मुल्क तैयार नहीं हुआ। तो ये रियलाइजेशन कहीं न कहीं से इस अमेरिका के प्रतिष्ठानों को, लोगों को ये हुआ है, हुआ होगा, और तभी अमेरिका में इसका भारी विरोध भी है। ये अलग बात है कि सीनेट में उनको परमिशन मिल गई वॉर के लिए, जो फंड्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन एक बड़े पैमाने पे ये माना जा रहा है कि वहाँ जाके ईरान में युद्ध करके अमेरिका ने कोई समझदारी का काम नहीं किया, उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान ही हुआ है। तो इस रियलाइजेशन के बाद ये माना जा रहा है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस के परमिशन के बगैर, उनके उसको साथ लिए बगैर अमेरिका वन साइडेड गया, तो यूनाइटेड नेशंस के 5 में से 4 मुल्क उनके साथ नहीं आए। जो मुल्क हमेशा साथ रहने वाले थे वो भी नहीं आए। पूरा यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज और नाटो के देश जो हमेशा से अमेरिका के साथ जुड़े रहे थे, वो साथ में नहीं आए। और जब छोटे छोटे बहरीन के माध्यम से, जो अमेरिका का सपोर्टर देश है मिडिल ईस्ट में, प्रस्ताव रखवाया गया था यूनाइटेड नेशंस में, और 3 बार ये प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव ये था कि यूएन जो है ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि यूएन की सेनाओं के साथ और नाटो की सेनाओं के साथ वहां हार्मुज की खाड़ी को खोला जाएगा। तो उसको चाइना और रशिया ने मिलकर उसको वीटो कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, कम से कम डिफेंसिव जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए सैंक्शन दे दिया जाए, उसको भी यूएन ने खारिज कर दिया। तीसरी दफा जब वो गए तो यूएन में रशिया और चाइना जैसे महत्वपूर्ण देश वहां मीटिंग के लिए ही नहीं आए, और ये बहाना बना दिया कि साहब शुक्रवार है और सब लोग छुट्टी पे चले गए हैं। तो इस तरह से तो ये कहीं ना कहीं अकेलापन अमेरिका को नजर आया है, राष्ट्रपति ट्रंप को भी, कि इससे मिला तो कुछ नहीं, गंवा हमने बहुत कुछ दिया, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां खर्च हुए हैं। और ये अनुमान है पेंटागन का भी कि अगर कोई और बड़ी लड़ाई में जाना पड़े तो हमें अपने आर्मामेंट को देखना पड़ेगा कि कितना है, नहीं है, और क्या उतनी जल्दी से उतने क्रूज मिसाइल्स तैयार किए जा सकेंगे जितने यहाँ पे खर्च किए गए और हुए। ईरान ने बड़ी चतुराई से वहां पर लड़ाई लड़ी, वो छिटपुट हमले करके अपनी मौजूदगी दिखाता रहा। और जाहिर है कि अमेरिका वहां है नहीं, तो अमेरिका पर सीधे अटैक कर नहीं सकता। उसने हालांकि एक डिएगो गार्सिया द्वीप जो है वहां से 4000 किलोमीटर दूर है, उस पर अटैक करके ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे पास ये क्षमता है कि हम दूरी तक भी मार कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसने मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हमला किया। ये लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि एक इस्लामी देश होने के नाते वो अन्य इस्लामी देशों पर क्यों हमले कर रहा था, लेकिन दरअसल वो इस्लामी देशों पर हमले नहीं कर रहा था, उन देशों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पे हमले कर रहा था, और एक तरह से मिडिल ईस्ट को इस भ्रम से निकाल रहा था कि तुम ये समझते हो कि अमेरिका तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता है। और इसीलिए वहां पे सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे नहीं, बहुत क्रिटिकल वाटर डेसिलेशन प्लांट्स पे हमले हुए। आप सोचिए कि वाटर टैंक कितने इंपॉर्टेंट हैं कि कई एरियाज में अगर एक वाटर टैंक उड़ा दिया जाए तो फिर उसमें वहां से 30-40% से लेके उससे भी ज्यादा आबादी को पीने का पानी नहीं मिलेगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है वहां। डाटा सेंटर्स पे अटैक किया गया, अमेजोन के डाटा सेंटर पे अटैक किया गया। तो इस तरह के और बाकी एयरपोर्ट्स और उस पे तो हमले हो ही रहे थे। तो इन सारी स्थितियों ने कहीं ना कहीं अमेरिका को प्रेशर में डाला, और इनकी बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई, जहां अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी आए। हालांकि वो 21 घंटे की बातचीत नाकामयाब रही। और दिखावे के तौर पे अभी तो पाकिस्तान को ये लगता है कि उसने जो है बहुत बड़ी जंग जीत ली है, या उसको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। स्ट्रेटेजिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान इस तरह है कि अमेरिका तो उसके साथ 1971 के युद्ध में भी था, बाद में भी रहा है, और अमेरिका ने उसका साथ देने के लिए उसके पापों को भी छुपाया।
जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाए गए, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ। और भी बहुत से लिंक मिले टेरर के, उस पे बहुत बड़ा कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को जो साथ बीच के दिनों में चाइना का मिल गया था या रशिया से अब मिलने लगा था, उसने दो परमानेंट P5 कंट्रीज, दो महाशक्तियों को खोया है एक अमेरिका को पाने के लिए जो पहले से उसके साथ था। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान का भी नुकसान है। बहरहाल, आज जो सीज फायर हुआ है, मुझे लगता है कि इजराइल में भी बहुत बड़ी तादाद एक ऐसे समझदार लोगों की है जो अब समझते हैं कि इस युद्ध को, इस तनाव को, इस तरह के जो हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि 40 दिन के युद्ध के बाद आखिरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी टेबल टॉक पे ही तो आना पड़ा, अमेरिकी सरकार को। तो आपको भी किसी न किसी दिन टेबल टॉक पे आना पड़ेगा। तो जब टेबल टॉक पे ही आना है तो लड़ाई क्यों? फिर क्यों नहीं? उसको दोनों तरफ का नुकसान झेलने से अच्छा है कि उसको शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। और यही सबसे बड़ा सबक है। दुनिया के देशों ने अमेरिका और इजराइल का विरोध नहीं किया, उन्होंने इस तरह के हेजेमनी का विरोध कि आप एक तरफा सोचेंगे कि दुनिया के मुल्क जो है हम जो चाहेंगे करेंगे, और चाहे सत्य पर आधारित हो, फैक्ट बेस्ड हो या फॉल्सहुड हो, उसमें भी हम समर्थन करेंगे। ये भ्रम पूरी दुनिया ने इस बार तोड़ दिया है। रशिया ने, चाइना ने अपने तरीके से अलग अपनी पॉलिसीज रखी। रशिया पे हालांकि ईरान का ये भी आरोप था कि भाई आप खुल के हमारे साथ नहीं आए, तो इसको रशिया ने क्लैरिफाई किया है कि 4 साल से तो हम खुद युद्ध में पड़े हुए हैं और कोई भी कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, मिडिल ईस्ट का कोई साथ में नहीं आया। उसने अपनी परेशानी, हालांकि वो थ्योरेटिकली और जो कहते हैं कि आइडियली वो ईरान के साथ खड़ा था। चीन ने भी इस हमले का विरोध किया और उसने ये भी कहा कि अगर हमारे हितों पर कोई नुकसान होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो है वो आज अमेरिका, इजराइल और ईरान को उस युद्ध के जो है तात्कालिक शांति पे, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग अभी जो सीज फायर हुआ है और इसमें होरमुज खोलने का जो निर्णय हुआ है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये आगे भी जारी रहे, ये विश्व समुदाय के हित में है, पूरी दुनिया के हित में है। नहीं तो पूरा विश्व जो है मंदी की चपेट में आ जाता। और आगे भी सीज फायर हो, लेट द गुड सेंस प्रिवेल। अगर सभी मुल्कों के दिमाग में अगर शांति आ जाए तो ये मानवता के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और कहीं ना कहीं इसमें जहां भारत को एक भूमिका निभानी चाहिए थी, वो एक मिसिंग लिंक है। उस पर कभी और चर्चा होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। नमस्कार।